तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है सुबह बाय रविंद्रनाथ टैगोर। तो चलिए हमारी स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारे राइटर के बारे में यानी कि स्टोरी को लिखने वाले व्यक्ति के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए हमारे राइटर के बारे में तो रविंद्रनाथ टैगोर इनका जो जन्म है वो 7 मई 1861 जोरासांको ठाकुरबरी कोलकाता में हुआ था। दोस्तों वो इंडिया के इकलौते राइटर थे जिन्होंने लिटरेचर में नोबेल प्राइज जीता था। उन्होंने बेसिकली 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज जीता था। वो एक पोएट, प्ले राइट, नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट फिक्शन के राइटर थे जो कि इंडिया और इंडिया के बाहर भी फेमस थे। बेसिकली इंडिया में उन्हें गुरुदेव इस उपनाम से बुलाया जाता था। उनकी कुछ फेमस राइटिंग्स है जैसे कि चतुरंगा, शेषेर कविता, चार अध्याय, नौका डूबी, गोरा एंड योगा योग, और साथ ही साथ वो एक स्किलफुल पेंटर भी थे। दोस्तों लास्टली उनकी जो डेथ है वो 7 अगस्त 1941 में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली हमारे राइटर के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि इस स्टोरी में हमें कौन कौन से कैरेक्टर्स बताए गए हैं। तो दोस्तों अगर इस स्टोरी के कैरेक्टर्स को समझा जाए तो हमारा सबसे पहला अहम कैरेक्टर यानी कि सबसे पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आता है सुभा, जिस पे ये सारी कहानी डिपेंड करती है। दोस्तों इसका पूरा नाम है सुभाषिनी। दोस्तों ये हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर है। ये जो लड़की है सुभा ये गूंगी है, बोल नहीं सकती, पर ये बहुत ही भावुक है, इमोशनल है और गहरी सोच रखने वाली लड़की है। इसे जो है वो कुदरत और जानवरों से बहुत ही ज़्यादा लगाव है क्योंकि वही एकमात्र चीज़ है जो उसे बिना बोले समझ लेती है। बाकी सारी जो लोग हैं इसके फीलिंग्स को समझ नहीं पाते। दोस्तों इसके बाद हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आता है बनीकांता। दोस्तों ये जो बनीकांता है ये सुभा के पिताजी है यानी कि सुभा के पापा है। ये जो सुभा के पापा है वो उसे जो यानी कि सुभा को जो है वो अपनी बाकी बेटियों से यानी कि 2 और बेटियां हैं उनसे भी थोड़ा ज़्यादा प्यार करते हैं और वो एक बाप की तरह जो है वो हमेशा मतलब कि सुभा के भविष्य को लेकर, उसके फ्यूचर को लेकर, बेसिकली उसकी शादी को लेकर जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, वरीड रहते हैं या फिर चिंतित रहते हैं, इस तरीके से हम कह सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आता है सुभा की माँ। दोस्तों ये जो सुभा की माँ है ना वो सुभा को अपने ऊपर लगा हुआ कोई दाग या फिर श्राप समझती है। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर बेटी में कोई कमी है तो वो उनकी अपनी गलती है, इसलिए जो है वो सुभा से थोड़ी नफरत करती है, उस पर जो है वो थोड़ी चिढ़ती है। इसके बाद हमारा अगला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आता है प्रताप। दोस्तों ये जो है वो गोसेन परिवार का सबसे छोटा बेटा है। ये काफ़ी आलसी है और सारा दिन जो है वो मछली पकड़ता रहता है और ये सुबह का एकमात्र इंसानी दोस्त है जो उसे प्यार से सू बुलाता है। बेसिकली सुबह जो है वो उसे इसलिए पसंद है क्योंकि वो चुपचाप उसके पास बैठी रहती है, एक कंपनी की तरह काम करती है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आता है सुभा का पति, जिसे यहाँ पर दूल्हा या फिर द ब्राइड ग्रूम करके मेंशन किया गया है। दोस्तों ये कोलकाता का वो आदमी है जो सुभा को जो देखने आता है और वो सुभा के आंसुओं को जो है वो उसके नरम दिल की निशानी समझकर उससे शादी कर लेता है। लेकिन जब बाद में उसे पता चलता है कि सुभा जो है वो गूंगी है, बोल नहीं सकती, तब वो उसे जो है वो धीरे धीरे नज़रअंदाज करने लगता है या फिर अवॉइड करने लगता है। तो ये तो सारे हमारे जो है वो मेजर कैरेक्टर्स है, जैसे कि सुभा, बनीकांता, उसकी मम्मी, प्रताप या फिर ये जो दूल्हा मैंने अभी जो आपको बताया, ये सारे हमारे मेजर कैरेक्टर्स हैं। साथ ही साथ इस स्टोरी में हमारे कुछ माइनर कैरेक्टर्स भी है, जैसे कि सरबश्शी और पंगुली नाम की 2 कैरेक्टर है जो मतलब कि सुभा की गाय है, बेसिकली यानी कि घर की 2 गायें हैं, ये सुभा के मतलब कि पक्की सहेलियां है। इसी के अलावा जो है वो 2 और कैरेक्टर्स है माइनर कैरेक्टर में, सुकेशनी और सुहासिनी। तो ये सारे हमारे जो है वो कुछ माइनर कैरेक्टर्स है, मेजर कैरेक्टर्स आपके सामने हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। अब दोस्तों स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इस स्टोरी से रिलेटेड एक फ्री पीडीएफ आपके लिए टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड की है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां मैंने इस स्टोरी की डिटेल्ड समरी और कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है वो सारे प्रोवाइड किए हैं। तो आप उस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है टेलीग्राम चैनल के साथ ही साथ फ्री पीडीएफ की, वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी स्टोरी की तरफ और हमारी स्टोरी को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों हमारी कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि जब एक लड़की का नाम सुभाषिनी रखा गया था तब किसी ने सोचा नहीं था कि वो कभी बोल नहीं पाएगी, यानी कि वो गूंगी निकलेगी, क्योंकि सुभाषिनी का मतलब ही होता है कि जिसकी वाणी बहुत ही अच्छी हो। दोस्तों सुभाषिनी की जो है वो 2 बड़ी बहनें थी, एक का नाम था सुकेशिनी और दूसरी का नाम था सुहासिनी। तीनों के नाम जो है वो एक जैसे सुनाई दे, यानी कि एक ही रिदम में होने चाहिए, इसलिए उनके पापा ने सबसे छोटी बेटी का नाम सु से शुरू होने वाला सुभासिनी रख दिया।
सब लोग जो है वो उसे प्यार से छोटा नाम करके सुभा बुलाते थे। उसकी दोनों बड़ी बहनों की जो है वो शादी तो हो गई थी, पर उनकी शादी कराने में घर वालों के काफ़ी पैसे खर्च हुए और उन्हें काफ़ी परेशानी भी हुई। अब ये जो सबसे छोटी बेटी है सुभा, वो अपने माँ बाप के दिल पर एक खामोश बोझ की तरह बैठी हुई थी। यानी कि उसके माँ बाप हर वक्त उसकी चिंता करते रहते थे। सारी दुनिया को ऐसा लगता था कि सुभा अगर कुछ बोल नहीं पाती है तो इसका मतलब है कि वो कुछ फील भी नहीं कर सकती। इसी वजह से सभी लोग उसके सामने ही उसके फ्यूचर की बातें करते थे और अपनी चिंताओं का जिक्र उसके सामने खुलेआम करते रहते थे। दोस्तों, लोगों को लगता था कि सुभा को कहाँ कुछ समझेगा। बचपन से ही सुभा ये बात समझ गई थी कि भगवान ने उसे अपने पिता के घर में एक श्राप की तरह भेजा है, किसी वरदान की तरह नहीं। इसलिए वो आम लोगों से दूर रहने लगी थी और हमेशा अकेले रहने की कोशिश करती थी। दोस्तों, सुभा को लगता था कि काश जो है वो सब लोग उसे भूल जाए। अगर ऐसा होता तो वो कैसे जैसे करके अपनी पूरी जिंदगी काट लेती। लेकिन दोस्तों, दर्द को कौन भूल सकता है। दिन रात उसके माँ बाप का जो दिमाग और दिल है वो उसकी चिंता में दुखता रहता था। खास करके जो सुभा की माँ थी ना, वो उसे अपने एक शरीर की कोई खामी या फिर नुक्स की तरह देखती थी। दोस्तों, आगे बताया जाता है कि एक माँ के लिए उसकी जो बेटी है वो उसके दिल के बहुत ही करीब होती है, बिल्कुल उसका एक अपना हिस्सा होती है। इसलिए अगर बेटी में कोई खामी हो, कोई कमी हो, तो माँ को लगता है कि ये उसकी अपनी शर्म की बात है, ये उसकी अपनी कोई कमी है जो उसके बेटी में आ चुकी है। सुभा के जो पापा थे, बनिकान था, वो जो है वो सुभा को अपनी बाकी बेटियों से भी थोड़ा ज़्यादा प्यार करते थे। मगर उसकी जो माँ है वो उसे नफरत से देखती थी, जैसे कि वो उनके शरीर पर लगा हुआ कोई गंदा सा दाग हो। भले ही सुभा के पास बोलने की ताकत नहीं थी, पर उसके पास बड़ी बड़ी सुंदर आंखें थी जिन पर लंबी लंबी पलकों का साया था। उसके दिमाग में जब भी कोई ख्याल आता तो उसके होठ किसी पत्ते की तरह कांपने लगते थे। दोस्तों, वो बोल तो नहीं पाती थी, लेकिन उसके होठों की हरकत उसकी सोच बता देती थी। अब दोस्तों, हमारे राइटर ने यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी बात बोली है कि जब हम अपनी बात को शब्दों में बोलते हैं तो सही शब्द ढूंढना हमारे लिए काफ़ी बार मुश्किल होता है। हमें अपने दिमाग की बात को भाषा में बदलना पड़ता है, जो कि कभी कभी सही नहीं होता। हम गलत बोल देते हैं या फिर लोग हमें समझ लेते हैं। लेकिन काली आंखों को किसी भाषा की ज़रूरत नहीं होती। हमारे मन में जो भी चल रहा होता है वो हमारी आंखों में साफ दिख जाता है। और जो लोग बचपन से बोल नहीं सकते और सिर्फ अपने होठों को हिला सकते हैं, वो आंखों की भाषा सीख लेते हैं। ये जो भाषा है वो समंदर की तरह गहरी होती है और आसमान की तरह साफ होती है, जिसमें सुबह और शाम की तरह हर तरीके के रंगों का एहसास हमें दिखाई देता है। अब दोस्तों, आगे बताया जाता है कि क्योंकि सुबह बोल नहीं पाती थी, इसी वजह से दूसरे बच्चे जो है वो सुबह से थोड़ा डरते थे और उसके साथ खेलते नहीं थे, क्योंकि वो हमेशा चुप ही रहती थी। दोस्तों, वो अकेली रहती थी। बेसिकली सुबह जो है वो मतलब कि अब अकेला रहना पसंद करती थी। जैसे दोपहर के वक्त हर तरफ सन्नाटा और खामोशी होती है, उसी तरीके से सुबह जिस छोटे से गांव में रहती थी उसका नाम चांदीपुर था। वहां पर एक नदी बहती थी जो कि बंगाल की बाकी नदियों के हिसाब से थोड़ी सी छोटी थी। वो नदी हमेशा अपनी मर्यादा में रहती थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी मिडिल क्लास घर की बेटी अपने घर की बातों और लिमिट्स को समझ रही हो। दोस्तों, पानी की ये जो छोटी सी धारा है वो कभी भी अपने किनारों को बाहर लांग कर नहीं गई, यानी कि उनसे बाहर नहीं निकली। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वहां पर कभी भी बाढ़ नहीं आई, बल्कि वो अपना काम ऐसे करती थी जैसे कि वो गांव के हर एक परिवार का एक सदस्य है। यानी कि कहानी में नदी को भी एक इंसान की तरह दिखाया गया है, जैसे कि वो सब कुछ समझती है। दोस्तों, आगे बताया जाता है कि नदी के दोनों तरफ घर बने हुए थे और किनारों पर पेड़ों की ठंडी छाया थी। ऐसा लगता था मानो नदी की जो देवी है वो अपने राज सिंहासन से नीचे उतरकर हर घर के आंगन की देवी बन चुकी हो और अपना दुख दर्द सब कुछ भूलकर खुशी और आशीर्वाद बांट रही हो। दोस्तों, सुबह के जो पापा थे, बनिकान था, उनका जो घर था वो बिल्कुल इसी नदी के सामने था। वहां से गुजरने वाले जो नाविक होते थे वो आसानी से हर झोपड़ी और घास के ढेर को देख पाते थे। सुबह अपना काम करके जो है वो चुपके से नदी के किनारे जाकर बैठ जाती थी। लेकिन यहाँ ये जो कुदरत यानी कि ये जो नेचर है वो उसके बोलने की कमी को पूरा करती थी और उसके बदले बोलती थी। नदी की कलकल, गांव वालों की आवाजें, नाविकों के गाने, पक्षियों का चहचहाना और पेड़ों के पत्तों की सरसराहट, ये सब मिलकर एक हो जाते थे और सुबह के दिल की धड़कन से जाकर जुड़ जाते थे और वो उसकी जगह बोलने का काम करते थे। दोस्तों, कुदरत की ये जो हलचल ही है वो उस गूंगी लड़की की भाषा बन जाती थी। दोस्तों, आगे बताया जाता है कि ऐसा नहीं था कि सुबह का कोई दोस्त नहीं था, बल्कि उसके तबेले में दो गायें थी जिनका नाम था सरबश्शी और पंगुली। उन दोनों गायों ने सुबह के मुंह से कभी भी अपना नाम नहीं सुना था, पर वो उसके कदमों की आहट पहचानती थी। यानी कि वो समझ जाती थी कि सुबह आ रही है। जब सुबह उन्हें प्यार करती या फिर कभी गुस्से में उन्हें डांटती या फिर उन्हें मनाती, तो वो जानवरों से, इंसानों से भी कहीं ज़्यादा अच्छे से समझते थे। सुबह जब शेड में आती और सरबश्शी के गले लग जाती तो वो अपना गाल अपनी सहेली के गाल से रगड़ती थी और पंगुली
अपनी जो है वो बड़ी बड़ी प्यारी आंखों से उसे देखती थी और उसका चेहरा जो है वो चाटने लगती थी। सुबह जो है वो दिन में 3 बार तो फिक्स उनसे मिलने जाती ही थी। इसके अलावा जब भी उसका मन करता था तो वो उनके पास पहुंच जाती थी। जब भी कोई उसे ऐसी बात कहता था जिससे कि सुबह का दिल दुख जाए, तो वो बिना वक्त देखे तुरंत अपने इन बेजुबान दोस्तों के पास चली आती थी। ऐसा लगता था कि मानो वो जानवर सुबह के शांत और उदास चेहरे को देखकर उसका दुख समझ गए हो, यानी कि वही दोनों जो है वो उसकी पक्की सहेलियां थी। दोस्तों, इन दोनों के अलावा वहाँ पर कुछ बकरियाँ और बिल्ली का एक बच्चा भी था। और पर सुबह की जो है वो इनसे इतनी ज़्यादा गहरी दोस्ती नहीं थी जितनी कि उन गायों से थी, यानी कि सरबशी और पंगुली से थी। हालांकि वो जो जानवर है वो भी उससे बहुत ही ज़्यादा करीब थे। जब भी मौका मिलता था, चाहे दिन हो या फिर रात हो, वो जो बिल्ली का बच्चा है वो कूद कर उसकी गोद में बैठ जाता था और सो जाता था। जब सुबह अपनी नरम उंगलियां उसकी गर्दन और पीठ पर फेरती थी तो वो बच्चा सुकून से नींद का मजा लेता था। दोस्तों, आगे बताया जाता है कि सुबह का एक इंसानी दोस्त भी था और ये कहना मुश्किल है कि उनका रिश्ता कैसा था, क्योंकि वो लड़का बोल सकता था और उसके बोलने की ताकत की वजह से उन दोनों के बीच कोई एक जैसी भाषा नहीं थी, क्योंकि सुबह हमेशा चुप रहती थी और वो लड़का मतलब कि बोल सकता था। बेसिकली वो जो लड़का है वो गोसेन परिवार का सबसे छोटा बेटा था। उसका नाम था प्रताप और वो एक आलसी लड़का था, यानी कि बहुत ही लेजी लड़का था। बहुत ही कोशिशों के बाद उसके माँ बाप ने ये उम्मीद छोड़ दी थी कि वो कभी भी कोई काम काज करके पैसे कमा पाएगा। अब दोस्तों, ऐसे लोगों का एक फायदा होता है, भले ही उनके घर वाले उन्हें पसंद ना करें पर बाकी सब लोग उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनके पास करने को कोई काम काज नहीं होता जो कि उन्हें एक जगह पर बांध कर रख सके। इसीलिए वो सबके लिए हमेशा हाजिर रहते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी की तरह। जैसे हर शहर में एक खुली जगह यानी कि पार्क की ज़रूरत होती है जहाँ पर सब लोग जो है वो खुली हवा ले सके, वैसे ही हर गाँव में 2-3 ऐसे खाली बैठे लोगों की ज़रूरत होती ही है जो सबको वक्त दे सके, ताकि अगर हम कभी आलसी महसूस करें और हमें कोई मतलब कि कोई साथी चाहिए हो तो वो हमें तुरंत मिल जाए। दोस्तों, प्रताप का सबसे बड़ा मकसद या फिर सबसे बड़ा शौक था मछली पकड़ना और वो इसी काम में अपना बहुत सा वक्त बर्बाद करता था और अक्सर दोपहर के वक्त वो यही काम करता हुआ दिखाई देता था। इसी वजह से अक्सर उसकी मुलाकात जो है वो सुबह से हो जाती थी, क्योंकि सुबह भी नदी के किनारे बैठी रहती थी। वो जो भी काम करता था तो उसे एक साथी की ज़रूरत होती थी और जब कोई मछली पकड़ रहा हो तो एक चुपचाप रहने वाले साथी से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। दोस्तों, प्रताप जो है वो सुबह की खामोशी की इज्जत करता था। सब लोग उसे सुबह बुलाते थे पर प्रताप अपना प्यार दिखाने के लिए उसे छोटा करके सू बुलाता था। दोस्तों, आगे बताया जाता है कि सुबह जो है वो इमली के एक पेड़ के नीचे बैठी रहती थी और प्रताप उससे थोड़ी दूरी पर बैठकर अपनी मछली पकड़ने वाली डोरी को नदी में डालकर मछली पकड़ता था। प्रताप अपने साथ थोड़ा सा पान भी लेकर आता था और सुबह जो है वो उस पान को प्रताप के लिए तैयार करती थी। वहां पर बैठे बैठे सुबह के मन में एक गहरी इच्छा जागती थी कि वो प्रताप की कोई बड़ी मदद कर सके। वो चाहती थी कि वो किसी तरह ये साबित कर सके कि वो दुनिया के लिए एक बेकार बोझ नहीं है, लेकिन वहां पर कुछ करने को था ही नहीं। तब वो भगवान से प्रार्थना करने लगती थी कि उसे कोई अनोखी ताकत मिल जाए, ताकि वो ऐसा कोई हैरान कर देने वाला चमत्कार करे जिसे देखकर प्रताप चौंक जाए और कहे कि अरे वाह, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि हमारी सू भी ऐसा कुछ कर सकती है। बस सोचो, अगर सुबह कोई जलपरी होती तो वो धीरे से नदी से बाहर निकलती और अपने साथ एक कीमती हीरा लेकर घाट पर आती। तब प्रताप अपनी वो मामूली सी मछली पकड़ने वाली डोरी छोड़कर पानी की गहराइयों यानी कि पाताल लोक में गोता लगाता और वहां पर देखता कि एक चांदी के महल में सोने के बिस्तर पर कोई और नहीं बल्कि वही गूंगी छोटी सी सू बैठी है। हाँ, हमारी वाली सू, जो उस चमचमाते हुए हीरे जवाहरात वाले शहर के राजा की अकेली बेटी होती। पर दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता था, ये नामुमकिन था। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नामुमकिन होता है, पर यह बात थी कि सू किसी पाताल लोक के राजघराने में नहीं बल्कि बनीकांता के परिवार में पैदा हुई थी और उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो उस गौसैन के लड़के प्रताप को किस तरीके से हैरान करे। दोस्तों, अब जो है वो सुबह धीरे धीरे बड़ी होने लगी थी। धीरे धीरे वो अपने आप को और अपनी फीलिंग्स को समझने लगी। एक बार पूर्णिमा की देर रात को उसने धीरे से अपना दरवाज़ा खोला और डरते हुए बाहर झांका। ये पूरी कुदरत यानी कि ये जो नेचर है, जो खुद भी पूर्णिमा की रात में सुबह की तरह ही अकेली लग रही थी, वो इस सोती हुई धरती को ऊपर से निहार रही थी। सुबह के अंदर उसकी जवानी की नई उमंगें थिरक रही थी। उसका मन खुशी और दुख से ऊपर तक भर चुका था। वो अपने उस अकेलेपन की हर हद तक पहुंच गई थी, बल्कि उन हदों को पार भी कर गई थी। अब दोस्तों, आगे बताया जाता है कि सुबह की शादी की चिंता ने उसके माँ बाप को परेशान कर रखा था। लोग उन्हें भला बुरा कह रहे थे और यहाँ तक कि उन्हें जात बिरादरी से बाहर निकालने की भी बातें कर रहे थे। बनीकांता के पास थोड़ा बहुत पैसा था और उनके घर में दिन में 2 बार मछली चावल बनता था और इसी वजह से उनके दुश्मनों की भी कोई कमी नहीं थी, क्योंकि लोगों का मानना था कि बनीकांता बहुत ही अमीर आदमी है। फिर घर की औरतों ने इस मामले में दखल दिया और बनीकांता कुछ दिनों के लिए कहीं पर चला गया। जब वो वापस आया तो उसने कहा कि हमें कोलकाता जाना होगा।
वो लोग उस अनजान शहर कोलकाता जाने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों सुबह का जो दिल है वो आंसुओं से भरा और भी ज़्यादा भारी हो रहा था। अब दोस्तों एक दोपहर जब ये सब कुछ चल रहा था तो प्रताप जो है वो मछली पकड़ते हुए सुबह से हंसकर बोला कि तो सु, आखिरकार उन्होंने तेरे लिए दूल्हा ढूंढ ही लिया और अब तेरी शादी होने वाली है, देखना मुझे बिल्कुल भूल मत जाना। दोस्तों ये बोलकर जो है वो प्रताप ने अपना जो ध्यान है वो फिर से मछलियों पर लगा लिया। ये सब सुनकर सुबह ने प्रताप की तरफ बड़े ही दुख से देखा। उस दिन के बाद वो फिर से कभी भी उस पुराने इमली के पेड़ के नीचे नहीं बैठी। दोस्तों अगर घर का सीन देखें तो बनीकांता जो है वो अपनी नींद पूरी करके अपने कमरे में स्मोकिंग कर रहे थे। तभी जो है वो सुबह उनके पैरों में गिर गई और उन्हें देखते हुए फूट फूट कर रोने लगी। बनीकांता ने जो है वो उसे चुप कराने और सुकून देने की पूरी कोशिश की और उनकी आंखों से भी जो है वो आंसू निकलकर उनके गालों तक आ गए। लेकिन दोस्तों ये तय हो गया था कि अगले ही दिन वो सब कोलकाता चले जाएंगे। सुबह जो है वो अपने तबेले में गई ताकि वो अपने बचपन की सहेलियां यानी कि उन गायों को आखिरी बार बाय बोल सके, अलविदा बोल सके। उसने जो है वो उन्हें अपने हाथों से खिलाया, उनके गले लग गई और उनके चेहरों को देखा। लेकिन सुबह की आंखों से जो है वो आंसू रुक ही नहीं रहे थे, लगातार आंसू बह रहे थे। अब दोस्तों जब सुबह का सारा परिवार कोलकाता आ चुका था तब एक दिन कोलकाता के घर में सुबह की माँ ने उसे बहुत ही ध्यान से तैयार किया। उन्होंने उसके बालों को लेस से जो है वो कसकर बांध दिया, उस पर ढेर सारे गहने ऑर्नामेंट्स लाद दिए और पूरी कोशिश की कि उसकी असली और भोली भाली जो खूबसूरती है वो कहीं पर छुप जाए। सुबह की आंखों में आंसू भर आए। उसकी माँ को डर था कि रोने की वजह से उसकी आंखें सूज जाएगी, इसलिए उन्होंने जो है वो उसे जोर से डांटा। पर आंसुओं ने जो है वो डांट की परवाह नहीं की और लगातार बहते रहे। दोस्तों अब दूसरी तरफ बताया जाता है कि दुल्हा जो है वो अपने एक दोस्त के साथ दुल्हन को देखने आया था। सुबह के माँ बाप घबराहट और डर से चक्कर खा रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई देवता किसी जानवर को बलि चढ़ाने के लिए चुनने आया हो। सुबह की माँ ने उसे समझाकर दूल्हे के सामने भेजा। उस दूल्हे ने काफी देर तक ऊपर से नीचे तक सुबह को देखा और फिर बोला कि बुरी तो नहीं है। उसने खास तौर पर सुबह के आंसुओं पर ध्यान दिया और सोचा कि इस लड़की का जो दिल है वो बहुत ही नरम है और उसने जो है वो सुबह की खासियत समझ लिया। उसने सोचा कि जो दिल आज अपने माँ बाप को छोड़ने पर इतना ज़्यादा दुखी है वो आगे चलकर मेरे लिए कितना ज़्यादा काम का साबित हो सकता है। दोस्तों इन सब के बाद आगे फिर पंडित से पूछकर एक अच्छा सा दिन यानी कि मुहूर्त निकाला गया और शादी भी हो गई। अपनी गूंगी बेटी को दूसरों के हाथों में सौंप कर सुबह के माँ बाप अपने घर लौट आए। उन्होंने भगवान का शुक्रिया अदा किया। दूल्हे का जो काम है वो पश्चिम यानी कि वेस्ट साइड में था, तो शादी के तुरंत बाद वो अपनी पत्नी यानी कि सुबह को वहां ले गया। 10 दिन से भी कम वक्त में सबको पता चल चुका था कि दुल्हन बोल नहीं सकती है। कम से कम अगर किसी को पता भी नहीं था तो इसमें कोई सुबह की गलती नहीं थी, क्योंकि उसने किसी को धोखा नहीं दिया था। उसकी जो आंखें हैं वो सब कुछ बता देती थी। हालांकि वहां उसे कोई समझने वाला था ही नहीं। वो हर तरफ देखती रही पर वहां पर कोई बोलने वाला नहीं था जो कि उसकी खामोशी को समझ सके। वो उन चेहरों को याद करती थी जो कि उसके बचपन से साथ थे और जो उस गूंगी लड़की की भाषा थोड़ी बहुत तो समझ ही लेते थे। उसके खामोश दिल के अंदर एक ऐसा रोना था जो कभी भी खत्म नहीं हो रहा था और जिसमें कोई आवाज़ नहीं थी। दोस्तों आखिर में बताया जाता है कि इस रोने को यानी कि सुबह के दुख को सिर्फ दिलों का हाल जानने वाला भगवान ही जान सकता था। इस तरीके से ये जो हमारी स्टोरी है वो यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों ये कहानी तो खत्म हो चुकी है। इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है कि किसी इंसान की असली कीमत उसकी शारीरिक कमी या फिर उसमें खूबियाँ होने से नहीं होती है, बल्कि उसके दिल, भावनाओं और इंसानियत से होती है। हमें हर व्यक्ति को समझना और उसका सम्मान करना चाहिए, चाहे फिर वो दूसरों से अलग ही क्यों ना हो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारी स्टोरी के ज़रिए हमें समझाई गई थी। आशा करती हूँ कि आपको ये जो स्टोरी है वो अच्छे से समझ आई हो और पसंद भी आई हो। दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक था। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस को देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।